गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो यार, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चे हमारी जो क्लास 12 की ज्योग्राफी है उसकी पहली बुक का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। लाइक अदर वीडियोस, एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। नोट्स के लिए यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ह्यूमैनिटीज_कॉर्नर करके चैनल का नाम है, और आप वहां पे कनेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछने के लिए। राइट, सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखा है आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा क्लास 12 की प्लेलिस्ट हमारी पॉलिटिकल साइंस की भी आ रही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है, हमें वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ ऐसे एरियाज है या कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है, अब उसके क्या रीजंस है। ठीक है, सिमिलरली कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है और उनके क्या रीजंस है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डेंसिटी और ग्रोथ भी दो हमारे छोटे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि एक जो पीपल होते हैं यानी जो ह्यूमंस होते हैं वो किसी भी कंट्री की रियल वेल्थ होते हैं। राइट, काफी सारी ऐसी कंट्रीज है, जैसे जापान जैसी कंट्री को अगर आप देखते हो, वहां पे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आज फिर भी वो इतनी ज्यादा तरक्की कर पा रहा है बिकॉज उसने अपने जो सिटीजन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, उनको एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ केयर के ऊपर उसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग होते हैं वही रियल वेल्थ होते हैं, पूंजी होते हैं किसी भी कंट्री की। ठीक है, इसीलिए अल्टीमेटली एक जो देश है वो अपने लोगों से ही जाना जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर हम 21st सेंचुरी की स्टार्ट में देखते हैं तो ऑन एंड अराउंड हमारी 6 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन हो गई थी, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन है ये बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अगर हम कंसीडर करते हैं तो जो 10% एरिया है उसके ऊपर हमारी 90% पॉपुलेशन रहती है, यानी जो बचा हुआ 90% एरिया है उस पर केवल 10% पॉपुलेशन रहती है। और इस 90% का भी अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो इनमें से 60% जो हमारी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 देशों के अंदर रहती है, और उन 10 में से भी 6 कंट्रीज हमारी एशिया के कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज है जहां पे हमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। राइट, आगे चलते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आउट ऑफ 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हाउ मेनी आर लोकेटेड इन एशिया, तो आंसर आएगा 6 कंट्रीज। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, हमने पढ़ लिया कि जो पॉपुलेशन है वो काफी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे है पहले है ज्योग्राफिकल फैक्टर, यानी नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ फिजिकल एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं ऐसे एरियाज में रहना जहां पे वाटर इजीली अवेलेबल हो, इसीलिए जो रिवर वैली वाले एरिया होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। राइट, दूसरा अगर हम चलते हैं तो क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग हार्श क्लाइमेट वाले रीजन में रहना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। एरियाज विद कंफर्टेबल क्लाइमेट, जहां पे ज्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं होती है, क्लाइमेट के अंदर ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, वहां पे ज्यादा लोग हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेरियन रीजन। ठीक है, इसीलिए जो हमारे जैसे जो बहुत ज्यादा जहाँ पे स्नो गिरती है या जहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है वहां पे हमें कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कनाडा के अंदर अगर हम देखते हैं तो काफी कम पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है। इंडिया में अगर हम चले जाते हो तो लद्दाख का जो रीजन है उसके कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एक एक 1.5 किलोमीटर तक बहुत दूर दूर में कुछ कुछ लोग रह रहे होते हैं। राइट, वो जो हमारी सेकंड बुक है उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेम ऐसा ही चैप्टर हमारी सेकंड बुक में है जो है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। पहली बुक यार हमारी वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे या जितना भी पॉइंटर्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो ओवरऑल वर्ल्ड के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो हमारी दूसरी बुक होगी बच्चे, उसके अंदर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से सारे चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। इसीलिए काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चैप्टर के नाम तो सेम है बुक 1 और बुक 2 में, लेकिन जो हम डेटा जिस तरीके से पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थर्ड देखते हैं लैंडफॉर्म की। अगर हम बात करते हैं, लैंड बहुत मेजर एक रोल प्ले करता है। अब लोग फ्लैट या प्लेन जगह में रहना ज्यादा पसंद करते हैं बिकॉज वहां पे एक तो एग्रीकल्चर आसानी से हो जाती है, रोड्स इजीली बिल्डअप किए जा सकते हैं, इंडस्ट्रीज आसानी से लगाई जा सकती है। ठीक है, अगर इसी के कंपेरिजन में अगर हम माउंटेनियस या फिर हिली एरियाज के अंदर देखते हैं तो वहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, आपकी रेलवे लाइन्स नहीं जा पाती है, आपके रोड्स नहीं जा पाते हैं, साथ के साथ ना वहां पे ज्यादा एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकती है, इसीलिए वहां पे हमें काफी कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है।
फॉर एग्जाम्पल गंगा प्लेन के अंदर हमें काफी ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड। और इसके कंपैरिजन में अगर हम हिमालय देखते हैं सो इट इज स्कार्सली पॉपुलेटेड, यानी बहुत कम पॉपुलेशन हमें वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, सॉइल। सॉइल भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब ज्यादातर जो कंट्रीज है उनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, या फिर ज्यादातर कंट्रीज में आज भी प्राइमरी एक्टिविटीज ही किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया को भी अगर हम कंसीडर करते हैं तो 40 to 50% जो लोग हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फर्टाइल सॉइल जितनी ज्यादा होगी वहां पे हमें ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल नदर्न प्लेन वाला जो एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, इसीलिए नदर्न प्लेन वाले एरिया के अंदर हमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, राइट। ये हमें अपनी रोजमर्रा की लाइफ से भी हम रिलेट कर सकते हैं और हम इजीली इन पॉइंटर्स को लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मेंशन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप उसके अंदर इंडिया की एग्जांपल नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल अगर अब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम वर्ल्ड के एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो आप एग्जाम्पल्स किसी के भी लिख सकते हो। मेक श्योर करो आपके जो पॉइंटर्स हैं, जैसे मैंने इसके अंदर 4 पॉइंटर्स बनाए हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स में, ये आप इजीली बना पाओ सो दैट आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा बन पाए 6 नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड अगर हम फैक्टर कंसीडर करते हैं तो इकोनॉमिक फैक्टर आता है। इसमें हमने सबसे पहला सब पॉइंट बनाया मिनरल्स का, यानी ऐसे एरियाज जहां पे मिनरल डिपॉजिट सबसे ज्यादा होते हैं तो वहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए काफी सारे स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर वहां पे माइग्रेट कर जाते हैं और उस एरिया को डेंसली पॉपुलेटेड बना देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कतांगा जाम्बिया जो एक कॉपर बेल्ट है अफ्रीका में, वहां पे बहुत मैसिव स्केल के ऊपर पॉपुलेशन देखने को मिलती है अगर हम रेस्ट ऑफ द अफ्रीका से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है अर्बनाइजेशन। अब सिटीज जो होती है वहां पे जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे सारी फैसिलिटीज होती है, अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, बैंक्स होते हैं, इसके अलावा अच्छे एजुकेशनल या फिर मेडिकल फैसिलिटीज होती है, साथ के साथ अच्छा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, इसीलिए मेगा सिटीज जो होती है वो डेंसली पॉपुलेटेड होती है। ठीक है, आगे चलता है थर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियल बेल्ट होती है ना, जो हमारे ऐसे प्रॉपर एरियाज है जहाँ पे जॉब्स हैं, बहुत सारी आपकी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें फैक्ट्री वर्कर्स भी मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स भी मिलते हैं, शॉपकीपर, बैंक एम्प्लॉयज, डॉक्टर, टीचर्स या जितनी भी सर्विसेज होती हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें वहाँ पे भी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जो काबे ओसाका रीजन है जापान का, वो थिकली पॉपुलेटेड है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो काफी सारे लोगों को रोजगार देती है, इसीलिए वहां पे हमें बहुत सारी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर्स, तो काफी सारे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल रिलीजियस या कल्चरल जो प्लेसेस होते हैं वहां पे हमें ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। यूजुअली लोग वहां पे एज अ टूरिज्म स्पॉट पे भी आए रहते हैं, आए दिन रोज आए लोग आए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे पॉपुलेशन हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा पीपल जो लोग होते हैं ऐसे एरियाज जहाँ पे सोशल या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, वॉर हो रहे हैं, सिविल वॉर हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, सोशल टर्म्स के ऊपर लोगों की जो सोसाइटी है वो अच्छा नहीं है, लोगों के अंदर दंगे फसाद होते रहते हैं, तो वो लोग वहां से चले जाते हैं, राइट। और काफी बार ऐसे एरियाज जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब है लेस पॉपुलेटेड, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, काफी बार ऐसे एरियाज होते हैं तो गवर्नमेंट खुद इंसेंटिव यानी कुछ ना कुछ उनको फायदे देती है, उनको घर बना के दे दिया, राइट, उनको कुछ ना कुछ और राशन वगैरह डिलीवर करवा दिया, उनको कुछ ना कुछ महीने का पेंशन टाइप का कुछ ऐसा स्कीम दे देती है सो दैट उन एरिया को भी क्राउडेड बनाया जा सके। साथ के साथ गवर्नमेंट कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है, ऐसे कुछ बैकवर्ड एरियाज होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज को भी इंसेंटिव्स देती है, उनके लिए रियायतें देती है, उनको छूट देती है, उनको कम दामों पर वहां पे अपने प्लांट सेटअप करने देती है सो दैट वो एरिया भी डेवलप हो जाए। ठीक है, तो ऐसे भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन को इंपैक्ट करते हैं। मे बी एक टाइम पे वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा ना रहती हो, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट ने वहां पे प्रोजेक्ट्स लाना स्टार्ट किया, इंसेंटिव्स लाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वहां पे डेवलपमेंट हुई तो पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे पहला टॉपिक था वो खत्म होता है। हमने पढ़ लिया कि क्यों ऐसा होता है कि किसी एरियाज के अंदर हमें ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, कुछ एरियाज के अंदर हमें बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, उसके हमने काफी सारे फैक्टर्स पढ़ लिए हैं। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है, और अब तो आई गेस एमसीक्यू वाला पैटर्न हो गया है ना। तो मेक श्योर करो कि चीजों को आप थोड़ा सही से पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल जो ये नाम आए हैं, काबे ओसाका रीजन किस लिए फेमस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फेमस है। सिमिलरली कतांगा जाम्बिया बेल्ट के अंदर क्या ऐसी चीज है जो वहां पे ज्यादा आपको पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं, बिकॉज वहां पे बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है, राइट। तो ये चीजें आप पढ़ते चलो, ओके।
इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का आई गेस यहाँ पे एक ही पॉइंटर है, जब हम सेकंड बुक में इसी के सिमिलर चैप्टर को पढ़ रहे होंगे वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम सिंपल एक डेफिनेशन दे वन लाइन में, तो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है पॉपुलेशन अपॉन में एरिया। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन एरिया, यानी नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट ऑफ एरिया। अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, काफी लोग किलोमीटर स्क्वायर में करते हैं, काफी मीटर स्क्वायर में करते हैं, राइट। तो हम बेसिकली हम ये किसी तरीके से एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेते हैं कि इतने किलोमीटर तक के एरिया में इतनी पॉपुलेशन देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो जो हमारी सिटीज होती है या फिर जो हमारी इंडस्ट्रियल साइट्स होती हैं जहाँ पे मिनरल्स होते हैं या रिवर वैलीज होती है, अगर एक तरीके से हम देखें तो वहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल ज्यादा रह रहे होते हैं। ठीक है, कंपेयर टू अगर हम किसी माउंटेनियस या फिर ऐसे हार्श क्लाइमेट वाले रीजन पे जाके देखते हैं तो ये यही बताता है कि एक लैंड जो है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ पीपल को सपोर्ट कर सकता है, राइट। एक रूम है, उसके अंदर 20 बंदे आ सकते हैं, तो 20 ही आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 22-25 को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पे आप 50 लोगों को तो एडजस्ट नहीं कर सकते हो ना। तो ये वही दिखाती है कि लैंड की कितनी कैपेसिटी है पीपल को सपोर्ट करने की। ठीक है, तो इसीलिए ये वही है कि रेशियो बताता है नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। तो पॉपुलेशन अपॉन एरिया याद रखो, बाकी जब हम सेकंड बुक पढ़ेंगे वहां हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ नाम से समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ ग्रोथ हुआ है, तो यानी कि चेंज है पॉपुलेशन का। अब ये याद रखना, चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया। हम एक पर्टिकुलर एरिया को पढ़ रहे हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, राइट। हम सपोज करते हैं ये एक छोटा सा एरिया था, इसमें आज से 1 साल पहले 2000 लोग रहा करते थे और आज के टाइम पे 4000 लोग हो गए हैं। तो हमने क्या किया, चेंज क्या आया पॉपुलेशन में, 2000 हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई। एक पर्टिकुलर एरिया को जब हमने स्टडी किया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, तो वो जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल 2001 तक हमारी पॉपुलेशन 102 करोड़ हुआ करती थी और 2011 के अंदर 121 करोड़ हो गई थी। किसकी? इंडिया की बात की जा रही है। ओके, आगे चलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बेसिकली हमें इंडिकेट कराता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब डेफिनेटली अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो वहां पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई होगी, कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज आई होगी, कहीं ना कहीं उस एरिया के अंदर और भी फैसिलिटीज डेवलप हुई होगी, अर्बनाइजेशन हुआ होगा, राइट, सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ होगा, है ना। हिस्टोरिकल रीजन अगर हम देखते हैं तो पहले 2000 थी, पॉपुलेशन ज्यादा स्केल पे ग्रो नहीं करती थी, है ना। अब धीरे धीरे वहां पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स आने लगे, हेल्थ फैसिलिटीज आने लगी, तो और जगह से भी लोग आकर के माइग्रेट होकर वहां पे रहने लगे हैं। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हम पॉपुलेशन ग्रोथ का यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इन सब चीजों को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब ग्रोथ में बच्चे दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है पॉजिटिव ग्रोथ यानी जिसमें बढ़ रही है, एक हो सकती है नेगेटिव ग्रोथ यानी जिसमें घट रही है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन दी गई है। पॉजिटिव ग्रोथ जब या तो हमारा बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है ना। बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं बहुत ज्यादा, साथ के साथ डेथ रेट भी हमारा कम है। या फिर एक दूसरा रीजन ये हो सकता है कि व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन, किसी दूसरे एरिया से काफी सारे लोग यहाँ पर पे आके रहने लग जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ होगी वो बढ़ जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ देखते हैं तो यहाँ पे हमारा बर्थ रेट भी कम हो जाता है डेथ रेट से। ठीक है, या फिर दूसरा रीजन ये है कि लोग उस प्लेस को छोड़ करके किसी दूसरे एरिया में माइग्रेट करके चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पे कोई वॉर हो गया, कोई क्राइसिस आ गई, तो लोगों ने उस प्लेस को छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया और वो किसी दूसरे शहर या दूसरे देश चले गए, तो वो क्या होती है? नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ समझ लिया, पॉजिटिव ग्रोथ समझ लिया और नेगेटिव ग्रोथ हमने समझ लिया है। ठीक है, ग्रोथ रेट, रेट का मतलब है परसेंटेज में। तो जो चेंज इन पॉपुलेशन, जो भी चेंज आया कि 2000 की पॉपुलेशन बढ़ी, कितने के ऊपर? 2000 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 2000 से 2000 कैंसिल, 100% का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, राइट। तो जब हम इसी पॉपुलेशन का जो चेंज हुआ है उसको परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो होता है हमारा ग्रोथ रेट। ठीक है, अब आता है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नेचुरल ग्रोथ। तो नेचुरल ग्रोथ सिंपल है, बर्थ माइनस में डेथ। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल ग्रोथ, राइट। आगे चलते हैं। एक्चुअल ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो एक्चुअल ग्रोथ का फॉर्मूला है बर्थ में से पहले आप डेथ को माइनस करो और सिमिलरली जो भी जितने लोग इन यानी आए हैं और जितने लोग गए हैं उसको भी आप माइनस करो और दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, तो वो होती है आपकी एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन हम अभी आगे पढ़ रहे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था पॉपुलेशन ग्रोथ का जिसमें हमने 2-3 टर्म्स को पढ़ा है। ठीक है, अब कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं पॉपुलेशन चेंज के, मेनली 3 है। पहला है सीबीआर, दूसरा है सीडीआर और तीसरा है हमारा माइग्रेशन। एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सीबीआर से स्टार्ट करते हैं। तो सीबीआर की फुल फॉर्म है बच्चे क्रूड बर्थ
रेट, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आप बर्थ लिख दो कि सपोज करो पहले एक जगह की पॉपुलेशन 1000 हुआ करती थी, ठीक है। वहां पे कितने बर्थ्स हो गए आज एक साल के अंदर, वहां पे सपोज करो 195 बच्चों का जन्म हुआ है, ठीक है, और उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका सीवीआर आ जाता है, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट। सिमिलरली डेथ रेट को अगर हम देखते हैं तो जितने बच्चों की डेथ हुई है, ठीक है, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, ये होता है हमारा क्रूड डेथ रेट, ठीक है। मोर्टालिटी रेट, अच्छा मोर्टालिटी रेट का मतलब भी डेथ रेट है, कंफ्यूज मत होना, काफी बार अब डेथ रेट को मोर्टालिटी रेट का नाम आगे दिया जाएगा। तो अब जो डेथ रेट होता है उसके चेंज होने के काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। जब आगे हम इसी के अंदर एक थ्योरी पढ़ रहे होंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, उसमें भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम इसको वहीं पर पढ़ते हैं, ठीक है। अभी इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। माइग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो माइग्रेशन का सिंपल सा मतलब है जब लोग एक जगह से मूव कर जाते हैं, किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, उसको माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब जिस जगह से वो गए हैं उसको क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ ऑरिजिन। यहां से गए हैं तो ये क्या है हमारा प्लेस ऑफ ऑरिजिन, और जहां पर गए हैं, ठीक है, यहां से गए हैं फ्रॉम ऑरिजिन, और जहां पर गए हैं टू, वो क्या होता है, डेस्टिनेशन। बहुत सिंपल सी टर्म्स है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन होता है, डेफिनेटली यहां से लोग गए हैं तो यहां पे क्या होगी, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, और जहां पर आए हैं डेस्टिनेशन पे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब जो माइग्रेशन है वो परमानेंट भी हो सकता है। काफी लोग परमानेंटली सेटल डाउन हो जाते हैं अपने एरिया को छोड़ करके दूसरे एरिया में, काफी बार टेम्परेरी होता है, मे बी उनकी कोई जॉब है या किसी हेल्थ इशू की वजह से वो गांव से शहर माइग्रेट हुए, या फिर सीजनल भी हो सकता है। काफी जगहों पे ऐसा होता है, स्पेशली जो पहाड़ों वाले एरिया होते हैं, है ना, लोग गर्मियों में उधर रहते हैं, ऊपर की तरफ रहते हैं, फिर सर्दियों में माइग्रेट करके नीचे आ जाते हैं, किसी दूसरे प्लेसेस पे आ जाते हैं, बिकॉज पहाड़ों में सर्दियां भी ज्यादा होती है और फिर उनके पास कोई रोजगार का सच मीडियम भी नहीं होता है, इसीलिए वो कुछ दूसरे एरियाज के अंदर ट्रांसफर कर जाते हैं और फिर दोबारा से नेक्स्ट सीजन जब गर्मियों का आता है दोबारा ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अब माइग्रेशन रूरल से रूरल भी हो सकता है, एक गांव से दूसरे गांव, ठीक है। आप रूरल से अर्बन एरिया भी जा सकते हो, गांव से शहर भी जा सकते हो, एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हो, या फिर शहर से गांव भी आ सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो माइग्रेशन का समझ में आया क्या है और कैसा कैसा हो सकता है। अब दो टर्म्स है जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग लगभग सिमिलर है, लेकिन दोनों की जो स्पेलिंग है और दोनों का जो मीनिंग है वो काफी डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है इमिग्रेशन, जहां पे आई से स्टार्ट होता है यानी इन, ठीक है। तो जो माइग्रेंट्स किसी नए प्लेस पे आए हैं उनको कहा जाता है इमिग्रेंट्स, ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है, इमिग्रेशन। और जहां से उन्होंने एग्जिट लिया है उसको इमिग्रेशन कहते हैं और उनको इमिग्रेंट्स कह सकते हैं, राइट। तो ई से एग्जिट कर लो, जब आप एक फॉर एग्जांपल आप अपने गांव को छोड़ करके अपनी पढ़ाई के लिए शहर जा रहे हो तो आपने एग्जिट किया है, तो ये वाला होगा इमिग्रेशन, ई वाला, ठीक है। और जब शहर में आप आ गए हो तो वहां पे आप क्या हो, इमिग्रेंट हो, आई वाला, बिकॉज आप वहां पे इन हो चुके हो, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया हो। अब बहुत सारे, अब दो टर्म्स हो रहे हैं, इसको और समझ लेते हैं एक बार। पुश फैक्टर और पुल फैक्टर नाम से समझ में आ रहा है। पुश यानी धक्का देना, ठीक है। अब प्लेस ऑफ ओरिजिन से आप क्यों माइग्रेट कर रहे हो, आप गांव से शहर क्यों जा रहे हो, बिकॉज आपके गांव के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर लिविंग कंडीशन है, या फिर कोई पॉलिटिकल टर्मोइल हो सकता है, मे बी कुछ क्राइसिस आ गई हो, बहुत दंगे हो गए हो, इसीलिए लोग उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। अनप्लीजेंट क्लाइमेट हो सकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, मे बी बाढ़ आ गई या कुछ ऐसा डिजास्टर हो गया कि आपका पूरा घर तबाह हो गया है, तो आप दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हो। एपिडेमिक्स बीमारी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी एक रीजन हो सकता है। तो पुश फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन, जहां पे आज आप रहते हो, उसको लेस अट्रैक्टिव बनाते हैं, बिकॉज वहां पे वो सारी फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। पुल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। कैसे, वहां पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे अच्छा लिविंग कंडीशन है, वहां पे पीस है, स्टेबिलिटी है, लाइफ की सिक्योरिटी है, इसके अलावा प्लेजेंट क्लाइमेट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हेल्थ केयर अच्छा है, अच्छा डेवलपमेंट है, रोड्स हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा है, राइट। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हम एक बार ग्रोथ को दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि ग्रोथ इसमें से सबसे बड़ा टॉपिक है कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। ग्रोथ में हमने पढ़ लिया, ग्रोथ क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन है, राइट। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। फिर ग्रोथ रेट, जब हम उस पॉपुलेशन चेंज को परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको ग्रोथ रेट कहते हैं। नेचुरल ग्रोथ क्या है, बर्थ में से डेथ को माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज भी पढ़ लिए, तीन है, CBR क्रूड बर्थ रेट यानी नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। CDR यानी क्रूड डेथ रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन,
ठीक है। आगे हमने माइग्रेशन को भी डिस्कस कर लिया। आप जिस जगह से आप जाते हो उसको प्लेस ऑफ ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है। वहां से आप क्या करते हो, एग्जिट करते हो, तो वहां से आप इमिग्रेशन कर रहे हो या एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। और जिस जगह पे आप जाते हो उसको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहा जाता है। अब माइग्रेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है। अब दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है पुश फैक्टर यानी लेस अट्रैक्टिव फैक्टर्स जो प्लेस ऑफ ओरिजिन को के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है, और पुल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, यानी जो भी फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो वो हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया ग्रोथ का, ठीक है। अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि हमारा जो पूरा जो रेफरेंस है दैट इज विद वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना, तो हम कुछ ऐसे ट्रेंड्स देखने वाले हैं कि किस तरीके से थ्रू आउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो हुई है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो ये जो आज हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है, तो ये एक दिन के अंदर तो डेफिनेटली नहीं हुई है, ये सेंचुरीज दशकों के अंदर जाकर के, सदियों के अंदर जाकर के पॉपुलेशन के अंदर चेंज आया है, ठीक है। अर्ली पीरियड अगर हम पहले वाला टाइम देखते हैं तो पहले पॉपुलेशन इतनी जल्दी स्पीडली ग्रो नहीं होती थी, लेकिन अगर हम पिछले कुछ 100 सालों का या पिछली कुछ 2-3 सेंचुरीज का अगर हम डेटा निकाल करके देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि इन कुछ सालों के अंदर पॉपुलेशन बहुत ही रैपिड स्पीड से ग्रो हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 12,000 टू 8,000 ईयर अगो अगर हम देखते हैं तो जो पॉपुलेशन थी इट वॉज रफली अराउंड 8 मिलियन, ठीक है। इस टाइम पे इंट्रोडक्शन ही हुआ था एग्रीकल्चर का, लोगों ने एग्रीकल्चर को इवॉल्व करना ही स्टार्ट किया था, ठीक है। इससे पहले वो हंटिंग गैदरिंग पर ही डिपेंडेंट रहते थे। फिर फर्स्ट एडी के अंदर आते आते 300 मिलियन हमारी पॉपुलेशन हो गई, फिर 1750 में आते आते 550 मिलियन हमारी पॉपुलेशन हो गई, फिर 18वीं सेंचुरी के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट लगाया हुआ है, इससे समझने की कोशिश करो। देखो 1600 से हमारा 1800 तक का जो फेज है वो क्या है, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का फेज है, यानी कॉलोनीज बनने लगती है, ठीक है। 1700 के बाद 1750s के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने लगती है, ठीक है। उसके बाद 1800 के बाद अगर हम 1850s का टाइम देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। फिर अगर हम 19 सेंचुरी से देखते हैं तो उस 19 सेंचुरी की स्टार्ट में बहुत सारी सैनिटेशन या मेडिकल फैसिलिटीज आने लग गई थी, जिससे इवेंचुअली क्या हुआ था, अब हम बीमारियों से लड़ पा रहे थे। इससे पहले का अगर हम फेज देखते हैं तो बहुत सारे लोग थे वो बीमारियों के कारण ही मर जाते थे, बिकॉज ना तो हमारे पास प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी हुआ करती थी और ना ही प्रॉपर हमारे पास मेडिकल दवाइयां वगैरह इतनी कुछ ज्यादा हुआ करती थी, बिकॉज उससे पहले इतना रिसर्च नहीं हुआ था मेडिकल फील्ड के अंदर। अब लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। उसके बाद धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी को हमने डेवलप कर लिया, फिर हम 2000 तक आते आते हमने इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया, एंड आज के टाइम पे तो हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी एडवांस सर्विसेज आ गई हैं, ठीक है। जिससे कहीं ना कहीं पहले क्या होता था, अच्छा वो हम अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाली थ्योरी आई गेस नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि पहले जो था जो पॉपुलेशन थी इनिशियल स्टेजेस के अंदर, जब तक एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था स्पेशली, तब तक हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही कम स्पीड से ग्रो कर रही थी। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है और सबसे मेजर जब हम सैनिटाइजेशन और मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव कर लेते हैं, उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, यानी बहुत मैसिव और रैपिड स्केल से हमारी पॉपुलेशन ग्रो होने लगती है, ठीक है। ये चार्ट पेपर से आप समझ सकते हो कि 1830 में 1 बिलियन पॉपुलेशन थी, फिर अगले 100 सालों में 1 बिलियन हुआ, उसके बाद 30 सालों में 1 बिलियन हो गया, फिर 15 सालों में, तो देखते होगे तो 12-12 सालों के अंदर हमारी 1-1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो कहीं पहले 100 सालों के अंदर जाकर के बढ़ा करती थी, ठीक है। ये सब चेंजेस आने हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन नाम से समझ में आ रहा है, यानी कुछ टाइम के बाद पॉपुलेशन अपने आप को डबल करती है, डेवलप नहीं डबल करती है। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर हम पिछले 500 सालों में देखते हैं तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो अपने आप का 10 गुना हो गई है, 10 गुना बढ़ गई है, ठीक है। 20th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है, ठीक है। पॉपुलेशन डबलिंग से ये चार्ट पेपर समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि देखो 5 मिलियन से 500 मिलियन होने में हमको कुछ ज्यादा टाइम लगा था, ठीक है, इतना कुछ टाइम लगा था। उसके बाद देखो 500 मिलियन से अपने आप को डबल करने में 1000 मिलियन करने में कितने साल लगे, 1500 साल लगे। उसके बाद 1000 ईयर से अपने आप को 2000 मिलियन करने में हमें कितने लगे, 123 साल लगे, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, इरेजर पेन। देखो 5 मिलियन से 500 मिलियन आने तक हमें लगे 1500 साल, ठीक है, यानी उसका 100x होने में हमें इतना सारा साल लगा, ठीक है। उसके बाद अगले 154 ईयर में हम इसके डबल हो गए, यानी 500 का डबल हो गया 1000, ठीक है। और उसके भी अगले 123 सालों बाद हम 1000 से 2000 हो गए, यानी 1000 का भी डबल हो गया। फिर उसके 47 साल बाद ही हम 2000 से 4000 मिलियन पर आ गए। यानी देख रहे हो, पहले जब पॉपुलेशन को डबल होने में सबसे पहले कितना लगा, 154 ईयर लगा। फिर पॉपुलेशन इतनी रैपिडली बढ़ी कि वो 123 साल में अपने आप की डबल हो गई। उसके बाद इतना रैपिडली बढ़ी कि वो 47 साल में ही अपने आप का डबल हो गई, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां
पे पॉपुलेशन अपने आप को डबल करते चले जाती है कुछ स्पैन ऑफ टाइम में, ठीक है। ये होता है डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब देखो ये चार्ट अगर आप समझते हो तो इसमें लिखा गया है कि हमें 1 मिलियन से भी ज्यादा साल लग गया था। देखो 1830 के अंदर हमारी पॉपुलेशन थी 1 बिलियन, ठीक है, एंड ऑन एंड अराउंड हमें 100 ईयर्स लग गए इसका डबल होने में, यानी 2 बिलियन होने में, ठीक है। उसके बाद हम 2 बिलियन से वही सेम गैप अगर हम देखते हैं, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, 1 बिलियन बढ़ी है, कितने सालों में, 100 सालों में। लेकिन 2 से 3 बिलियन यानी दोबारा से 1 बिलियन बढ़ने में कितने साल लगे, सिर्फ 30 साल लगे, ठीक है। उसके बाद एक और बिलियन बढ़ने में कितने साल लगे, सिर्फ 15 साल लगे। उसके बाद धीरे धीरे टाइम और भी कम होता जाता है, फिर 12 सालों में ही हमारी एक एक बिलियन बढ़ती चली गई, ठीक है। लेकिन इट टुक ओनली 12 ईयर्स फॉर इट टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन, राइट। कि एक स्टार्ट का अगर हम डेटा देखते हैं तो 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में हमें 100 साल लग गए। लेकिन जब हम 5 बिलियन पर पहुंच गए तो 5 से 6 बिलियन उसी सेम पॉपुलेशन की ग्रोथ को हमने कितने साल में कवर अप कर लिया, 12 साल के अंदर हम इतना ज्यादा ग्रो हो गए, ठीक है। तो बहुत सारी हमें ग्रेट वेरिएशंस देखने को मिलती है। अगर हम डबलिंग वाला भी टाइम देखते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा, तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज बहुत कम टाइम के अंदर जो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, जहाँ पे लोग सोशली अवेयर है कि ज़्यादा पॉपुलेशन भी अच्छी नहीं है। पॉपुलेशन एक रियल वेल्थ है, लेकिन अगर पॉपुलेशन एक लिमिट से ज़्यादा है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी भी बन जाती है, बर्डन भी बन जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होते हैं। आज के टाइम पे बैंगलोर में जाके देखो, पानी बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। मैक्सिमम जो सिटीज़ है उनको काफ़ी अनप्लान्ड तरीके से बनाया जा रहा है, फिर वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा आ जाती है कि धीरे धीरे वो लैंड उस पॉपुलेशन को सस्टेन ही नहीं कर पाता है, राइट। और इसी के कारण जितने भी फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोलॉजिकल साइकिल थी, वाइल्ड लाइफ साइकिल थी, वो भी बहुत हद तक डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ इसके बैड इंपैक्ट हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज का अगर हम देखते हैं, सो दे टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज से उनको कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। अब कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को बूस्ट दिया है, कैसे इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन और भी जल्दी स्पीड से ग्रो हो रही है। देखो जब स्टीम इंजन ने ह्यूमन और एनिमल एनर्जी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, वही है मेनली जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगी, उसका इंपैक्ट डायरेक्टली हमारी पॉपुलेशन पे बढ़ने लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे जब वही बताया कि जब हमने मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव कर लिया, आज से अगर आप 100-200 सालों पहले जाओगे तो लोगों के पास इतनी दवाइयाँ नहीं होती थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो बहुत सारे जो लोग होते थे, हजारों लाखों लोग बीमारियों के कारण मर जाते थे। आज भी काफी लोगों की डेथ होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत कमी आ गई है, ठीक है। तो जब से हमने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज और सैनिटाइजेशन के अंदर इंप्रूवमेंट किया है, हमारा डेथ रेट कहीं ना कहीं कम हो गया है। और लोग बर्थ रेट तो हमारा आज भी उतना ही ज्यादा चल रहा है ना, लोग 10-10 12-12 बच्चे करके बैठे होते हैं। सो वो कोई पॉइंट नहीं है ना, आप 10-12 बच्चों को पाल भी नहीं सकते हो आज के टाइम पे इतनी महंगाई के अंदर, राइट। सो जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इंडिया का, दैट इज 1.64%। ये 2011 के अकॉर्डिंग अभी तो बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। पहले चाइना हुआ करता था नंबर 1 में पॉपुलेशन की टर्म में, राइट, बट हमने लास्ट ईयर चाइना को डिफीट करके इंडिया आ गया नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। तो बहुत हाई टाइम है, हमें खुद समझना होगा, सोशली अवेयर अप होना होगा। लास्ट टॉपिक में हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स जिससे हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ओके, इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज, अच्छा, स्पेशल पैटर्न यानी हमें कुछ डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलते हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हैं तो वहां पे पॉपुलेशन की ग्रोथ काफी कम है कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। जैसे अफ्रीका वगैरह को अगर आप देखते हो सो इट इज 2.4%, राइट, फिर जो बढ़ गई 2.6। लेकिन अगर हम इसको यूरोप से कंपेयर करके देखते हैं तो वो 1990 टू 95 में 0.2 थी, और ये अगले 2010 का अगर हमने डेटा उठाया तो ये कहीं ना कहीं कम हुई है, 0.1, राइट। तो डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें काफी सारी ऐसी कंट्रीज भी हमें देखने को मिल रही है जहां पे उनका ग्रोथ रेट नेगेटिव चला गया है, ठीक है। कि उन्हें एक्चुअली में पॉपुलेशन की जरूरत है, वो लोगों को कम दामों के ऊपर वीजा देके और बहुत सारे इंसेंटिव्स देके दूसरे देशों से लोगों को इनवाइट कर रही है कि आओ। जैसे जापान का अगर हम, या फिर आई डोंट नो कौन सी कंट्री थी, आई गेस जापान ही थी, वहां पे यूथ की पॉपुलेशन हमें बहुत कम देखने को मिल रही है, राइट। तो वो बहुत ही काफी सारे इंसेंटिव्स के साथ लोगों को फैसिलिटीज देते हैं कि दूसरे देश से यूथ वहां पर पे आए, सो दैट वो वहां पे काम कर सके, है ना। तो हमें नेगेटिव ग्रोथ भी काफी सारी डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिल रही है। तो काफी डिफरेंट पैटर्न है, राइट, हर कंट्री का डिपेंड करता है। अब देखते हैं इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो वही चीज है, बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं। अगर हमारी ग्रोथ एक लिमिट से बाहर जा रही है तो डेफिनेटली हमारे रिसोर्सेज का डिप्लीशन होगा। अब जो एरिया जिसके अंदर एक कमरे के अंदर जब पहले 2 लोग रहा करते थे, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें 6-6 7-7 लोग भी रहेंगे, ठीक है। पानी की भी कमी आएगी, वही सेम पानी आपको मिल रहा है जो 2 लोगों को मिलता था, तो 6 लोग उसमें नहीं सस्टेन अप कर पाएंगे। उसके बाद आपको फूड स्कार्सिटी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हम इन्वायरमेंट को भी ज्यादा डिग्रेड करेंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइट होगी, ठीक है। इसके अलावा डेडली HIV एड एपिडेमिक्स की अगर हम बात करते हैं अफ्रीका के अंदर,
हाँ, काफ़ी बार ऐसे एपिडेमिक्स भी आ सकते हैं, ऐसी बीमारियाँ भी आ सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 आया था, राइट? तो वहाँ से डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो ऐसा ही कुछ एग्ज़ाम्पल हमें अफ्रीका के अंदर भी देखने को मिला था, ठीक है? आगे चलते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग भी थ्योरी है, बहुत सिंपल सी है। ये कहती है कि बेसिकली ये फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती है। जो थ्योरी है, ये थ्योरी कहती है कि जब एक एरिया रूरल एरिया होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी होती है, वहाँ पे हाई बर्थ रेट होता है, हाई डेथ रेट होता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे वो डेवलपमेंट करने लगता है, यानी वो अर्बनाइज होने लगता है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज आने लगती है, ठीक है, और लोग एजुकेटेड होने लगते हैं। यहाँ पे इस स्टेज के अंदर लोग कैसे हैं, थोड़े इलिटरेट है, उनको ज्यादा एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे हाई बर्थ रेट है, डेथ रेट भी काफी ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होती है, मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप होती है, लोग लिटरेट होते हैं, तो लो बर्थ रेट भी आ जाता है और लो डेथ रेट भी आ जाता है, ठीक है? तो ये यही कहता है कि जो पॉपुलेशन है किसी भी रीजन की, वो चेंज होती है फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ्स टू लो बर्थ एंड लो डेथ्स, जब सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, जब वो रूरल एग्रीग्रेशन से अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ प्रोग्रेस करती है और एक लिटरेट सोसाइटी बनती है, तो हमें उसकी पॉपुलेशन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है? अब ये जो चेंजेस है, ये कुछ स्टेजेस में होते हैं, 3 मेन स्टेजेस है, और इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशन का जो पैटर्न है, उसी को ही बोला जाता है डेमोग्राफिक। की पहले लोग कैसे थे? इलिटरेट थे, अब वो लिटरेट हो गए हैं, ठीक है? पहला वहां का जो स्ट्रक्चर था, सोसाइटी थी, वो काफी डिफरेंट थी। आज के टाइम पे अर्बनाइज जब वो हो गई, तो हमें काफी डिफरेंट स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब इन स्टेजेस को पढ़ते हैं। पहली स्टेज, पहले हम डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं, नहीं, साथ के साथ पढ़ते हैं। ओके, पहली स्टेज ये है, देखो डायग्राम में सही से देख लो। इन केस आपको डायग्राम प्रॉपरली विजिबल ना हो, आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हो, बट आई थिंक क्लियर होगा क्योंकि मैंने थोड़ा बड़ा ही इंसर्ट किया है इमेज को। बट एनीवे स्टार्ट करते हैं। देखो पहली स्टेज में क्या कहता है? हाई फर्टिलिटी है और हाई मोर्टेलिटी। फर्टिलिटी का मतलब है बच्चे बर्थ रेट, ठीक है? ध्यान कर लेना, काफी बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। फर्टिलिटी का मतलब है बर्थ रेट, और मोर्टेलिटी का मतलब है हमारा डेथ रेट, ठीक है? वो कहता है कि पहली स्टेज के अंदर हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है। अब क्यों होता है? देखो, हाई डेथ रेट इसलिए है बिकॉज हमारे पास प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है? तो लोग ज्यादा जल्दी मर जाते हैं, ठीक है, बीमारियों के कारण, या फिर और भी काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हमारे पास अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है। और बर्थ रेट ज्यादा इसलिए है बिकॉज पहले क्या होता था, लोग 10-10 12-12 बच्चे करते थे। उनको करने का रीजन ये था बिकॉज काफी बार बीमारियों में उनके कुछ बच्चे मर जाया करते थे, या खाने की कमी के कारण कुछ बच्चे मर जाया करते थे। तो उन्हें क्या रहता था कि एटलीस्ट इनमें से कुछ मर गए इन केस, तो हमारे पास कुछ तो बचेंगे ना, ठीक है? सो पीपल यूज टू रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ, यानी अगर कोई मर गया तो उसकी भरपाई के लिए एटलीस्ट उनके पास कुछ और बच्चे हैं, ठीक है? इस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ काफी स्लो थी, क्योंकि जितने पैदा हो रहे थे उतने ही आए साल मर भी जाते थे लोग, ठीक है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी, लोग जो थे वो ज्यादातर इलिटरेट होते थे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसा कुछ मेजर हमारे पास नहीं हुआ करता था। और कहता है कि आज से 200 साल पहले लगभग सारी ही जो कंट्रीज थी वो इसी स्टेज के अंदर होती थी, ठीक है? तो पहली स्टेज में क्या है? हाई फर्टिलिटी रेट है और हाई मोर्टालिटी रेट है, ना ज्यादा डेवलपमेंट है, लोग इलिटरेट है, इसके साथ साथ लाइफ की एक्सपेक्टेंसी काफी कम है, और पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है? सेकंड स्टेज तक आते आते क्या होता है? अब यहां तक आते आते हम क्या करते हैं? हम डेवलपमेंट कर लेते हैं, हम अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर लेते हैं, तो हमारे मोर्टालिटी रेट के अंदर यानी डेथ रेट के अंदर डिक्लाइन आ जाता है। अभी भी लेकिन फर्टिलिटी रेट जो है, बर्थ रेट जो है, वो अभी भी हाई है, बिकॉज लोग अभी भी इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं हुए हैं, ठीक है? तो पॉपुलेशन जो होती है यहाँ पे, पॉपुलेशन ग्रोथ काफी हाई होती है, ठीक है? तो ये जो बर्थ रेट है, जो डेथ रेट है, ये देखो ये नीचे की तरफ आ गया है, राइट? और बर्थ रेट अभी भी ऊपर की तरफ है। बाद में धीरे 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 जब ये थर्ड स्टेज तक आने लगता है, फिर वो कम होता है, लेकिन इनिशियली अभी भी वो हाई ही रहता है, ठीक है? थर्ड स्टेज की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आते आते दोनों ही, हमारा फर्टिलिटी रेट भी और मोर्टालिटी रेट यानी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम आ जाते हैं। डेथ रेट अगेन वही रीजन है कि हम काफी कुछ डेवलप कर चुके हैं मेडिकल लाइफ के अंदर, सॉरी मेडिकल फील्ड के अंदर, लोग काफी फिट एंड फाइन यहाँ पे रहने लगे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी काफी हद तक बढ़ गई है। और फर्टिलिटी रेट इसलिए कम आ गया बिकॉज लोग यहाँ पे अब हाईली एजुकेटेड हो गए हैं, वो अर्बनाइज हो गए हैं, वो लिटरेट हो गए हैं, और अब वो डेलिबरेटली यानी वो जागरूक है कि उन्हें फैमिली साइज को ज्यादा बड़ा नहीं करना है, अदरवाइज वो उन्हीं के लिए एक लाइबिलिटी, एक बर्डन साबित हो जाएगी। तो यहां तक आते आते पॉपुलेशन ग्रोथ या तो स्टेबल हो जाती है, या फिर वो काफी कम स्टेज के ऊपर ग्रो कर रही होती है, ठीक है? तो क्या बताया है? आज से 200 साल पहले सारी जो कंट्रीज थी वो स्टेज 1 में हुआ करती थी। यहाँ पे हमारा बर्थ रेट भी हाई था और हमारा डेथ रेट भी हाई था, लोग इलिटरेट थे, लोगों के पास ना ज्यादा एजुकेशन थी, ना हमने ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हुई थी, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे, जैसे आज के टाइम पे बांग्लादेश या फिर रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स है, वो अभी भी स्टेज के अंदर देखी जाती है,
ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगता है, हमारा सेकंड स्टेज तक आते आते डेथ रेट कम हो जाता है, बिकॉज हमने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को डेवलप कर लिया है और सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज को डेवलप कर लिया है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई है। इसीलिए सेकंड स्टेज के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो काफी हाई होती है। ठीक है। एंड तक आते आते, थर्ड स्टेज तक आते आते अब जो सोसाइटी है वो कंप्लीटली अर्बनाइज्ड हो गई है, लिटरेट हो गई है, तो यहाँ पे हमारे बर्थ और डेथ रेट दोनों ही बिल्कुल कम आ जाते हैं, जैसे कनाडा, जापान या यूएसए जैसी कंट्रीज के अंदर आज के टाइम पे हमें स्टेज 3 देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ या तो बिल्कुल स्टेबल है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, या फिर वो बहुत स्लो स्पीड से ग्रो कर रही होती है। ठीक है। आई होप यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। नहीं, एक पॉइंट और है, अभी रहता है। ठीक है, ओके। बट हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की तीनों स्टेजेस को समझ लिया। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आज के टाइम पे हम सेकंड स्टेज पे हैं, धीरे धीरे हम थर्ड स्टेज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत टाइम हमें लगेगा। राइट, आगे चलते हैं। ये शो करता है कि ह्यूमन बींग्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है एंड दे आर एबल टू एडजस्ट योर फर्टिलिटी। राइट, जैसे जैसे वो एजुकेटेड होने लगते हैं, अवेयर होने लगते हैं, तो उनको समझ में आता है कि इतने बच्चे करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, बिकॉज एट द एंड वो आपके लिए एक बर्डन ही साबित होते हैं। रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है, इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइट होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलती है। तो प्रेजेंट डे के अंदर अगर हम देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आज के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये लास्ट टॉपिक है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। तो एक थ्योरी दी थी हमारे थॉमस माल्टेस ने 1798 के अंदर। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अगर एक पॉइंट ऐसा आएगा जो आज आ भी चुका है एक्चुअली में, कि हमारी पॉपुलेशन हमारी फूड सप्लाई से भी ज्यादा स्पीड से ग्रो होने लगेगी। ठीक है, यानी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम पड़ती जाएगी, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और उसका आउटकम क्या होगा, पॉपुलेशन क्रैश होने लगेंगे, फेमाइन आने लगेंगे, डिजीजेज होने लगेगी, वॉर होने लगेंगे। ठीक है, वाटर वॉर्स आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। बहुत सारे सिटीज या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो पानी की कमी से जूझ रही हैं। ठीक है, और इसका कंक्लूजन ये है, ये कहते हैं कि प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन फिजिकल चेक। फिजिकल चेक जब हमें नेचर देता है चेक कि बिल्कुल सूखा पड़ गया है, ग्राउंड वाटर टेबल बिल्कुल जीरो हो चुका है, आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है, तो ये कहता है कि फिजिकल नेचर हमको कोई चेक दे, उससे पहले हमें प्रिवेंटिव चेक, खुद ही सावधानी बरत लेनी चाहिए, खुद ही अपने ऊपर लिमिट्स लगा लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमारे रिसोर्सेज को लंबे टाइम तक चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये है हमारी जो थ्योरी, जिसमें यही आर्ग्यू क्या है मेनली, कि हमें प्रिवेंटिव चेक्स ज्यादा बेटर है दैन फिजिकल चेक्स। ठीक है, अब कुछ तरीके हैं जिनसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, फैमिली प्लानिंग का एक्सेस होना चाहिए। राइट, हम वुमेन हेल्थ के बारे में या फिर चाइल्ड प्लानिंग या फैमिली प्लानिंग के बारे में इतनी कुछ बातचीत नहीं करते हैं, हम इसको एक टैबू समझते हैं। राइट, बट यार बहुत हाई टाइम आ चुका है कि हमें इन सब चीज़ों के ऊपर खुलकर एटलीस्ट बातचीत करनी चाहिए। और इतने हम एजुकेटेड इनफ हो चुके हैं कि हम इतना सोशली अवेयर हों कि ज़्यादा बच्चे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम सब कहीं ना कहीं जाकर के सफ़र कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर। राइट, इसके अलावा टैक्स डिसेंटिव्स होने चाहिए लार्ज फैमिलीज के ऊपर। काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे उनको एक मिनिमम साइज दे दिया जाता है, लाइक 5 या 6, ज़्यादा आप 2 या 3 बच्चे कर सकते हो, आपका फैमिली का साइज टोटल 5 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आनी चाहिए, बिकॉज कुछ सेक्शंस है सोसाइटी के जो कितना ही कुछ हो जाए उनको समझ में नहीं आता है, तो वही है, लातों के भूत बातों से ही मानते हैं। राइट, तो ऐसे भी अगर पॉलिसी सरकार लाती है तो हमें उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, और साथ के साथ ऐसी पॉलिसीज आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि एटलीस्ट डर से ही लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले, बिकॉज उनके ऊपर जब बहुत भारी मात्रा के अंदर टैक्सेस लगाए जाएंगे तो उनको थोड़ी समझ में आएगी कि पॉपुलेशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। राइट, इंक्रीज एज कर देनी चाहिए मैरिज की, अभी कर भी दी है, हाल ही में आई गेस लास्ट ईयर की गई थी। राइट, इसके अलावा 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई जा सकती है, चाइना ने भी काफी टाइम तक इस चीज को इंप्लीमेंट करके रखा था। तो इन पॉलिसीज के अंदर यार कोई भी बुराई नहीं है, बिकॉज आज के टाइम की जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा दिन पे दिन खराब होती जा रही है। ठीक है, रिसोर्सेज हमारे बहुत कम होते जा रहे हैं, इन्वायरमेंट हमारी बहुत खराब होती जा रही है, और इसके आउटकम्स हमें देखने को ऑलरेडी मिल रहे हैं। ठीक है,
तो इनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, इनको कंसीडर करना चाहिए। और अब आप लोगों का एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपने कमेंट्स में मेरे को एक एक या दो दो, एटलीस्ट दो आपने ऐसी मेजर्स बतानी है। आप सोच के बताओ, आप नेट से रिसर्च करके बताओ, बट कहीं से भी देख करके आप कमेंट्स में लिखो कि क्या और हम कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ के अंदर बोलती हूँ, स्पेशली जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जब हम इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप पढ़ रहे होते हैं, राइट, कि कैसे रिलेशन है इंडिया रशिया के या इंडिया यूएसए के, तो जो हमारा डेटा है बुक के अंदर यार वो बहुत पुराना है। ठीक है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर तुम 5 मिनट लगा करके एक बार नेट पे सर्च कर लोगे, तुमको इतने अच्छे पॉइंटर्स मिल जाएंगे। और जब तुम उनको अपनी आंसर राइटिंग में लिखोगे, आंसर राइटिंग छोड़ो, तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो तुम सर्च करके कमेंट्स में लिखोगे, तुम भी लिखोगे, कुछ और 4 बच्चे लिखेंगे, तो तुम्हारे आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी जब आप उन पॉइंटर्स को भी पढ़ोगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक बार फटाफट से मैं तुमको रिवाइज करवा देती हूँ। हमारे चैप्टर में हमारे 3 मेजर टॉपिक्स थे। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हमने पढ़ लिया कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। दूसरा, डेंसिटी के ऊपर हमने बहुत छोटू सा पैराग्राफ पढ़ा है जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन अपॉन में एरिया, राइट। पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से काफी बार छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछ ली जाती है। पॉजिटिव ग्रोथ क्या होता है, नेगेटिव ग्रोथ क्या होता है, ठीक है, ग्रोथ रेट क्या होता है। तो ये जितने भी फॉर्मुलाज हमने लिखे थे इनको अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा सीबीआर की फुल फॉर्म क्या है, सीडीआर की फुल फॉर्म क्या है, आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद माइग्रेशन के बारे में, पुश या पुल फैक्टर्स के बीच में क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग करके कुछ आ सकता है। ठीक है, ट्रेंड्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ से क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन आएगा हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से ही आएगा, लेकिन आप ये डेटा भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब तो एमसीक्यू का पैटर्न है तो कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि कहाँ से क्या आ जाए। पॉपुलेशन डबलिंग के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि पॉपुलेशन अपने आप को डबल करने लग जाती है। इनिशियली वो काफी कम सालों में करती है, जैसे पहले 1500 साल लिए थे, फिर उसके बाद 154 ईयर, फिर 123, फिर धीरे धीरे करते करते 40-45 सालों तक आ गई थी, राइट। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन चेंज का क्या इंपैक्ट होता है। ये हम काफी सारे पॉइंटर्स लिख सकते हैं, आप नेट पे भी रिसर्च कर सकते हो। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि जो पहली स्टेज होती है उसमें हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है। रूरल सोसाइटी होती है, मेनली लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होने लगती है, सेकेंड स्टेज में आकर के हमारा डेथ रेट कम हो जाता है, लेकिन स्टिल अभी भी हमारा बर्थ रेट हाई है। तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ सेकंड स्टेज में काफ़ी हाई होती है और थर्ड स्टेज तक आते आते दोनों ही चीज़ें स्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज सोसाइटी काफ़ी अर्बनाइज हो जाती है, लिटरेट हो जाती है, और अब लोग सोशली अवेयर हो जाते हैं, अपने फैमिली साइज को खुद ही वो रिड्यूस करने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके थॉमस माल्टिस की ये वाली लाइन जो थी कंक्लूजन वाली, प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन फिजिकल चेक्स, ये अच्छे से याद कर लो, अच्छा पॉइंटर आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद क्या क्या मेजर्स है कुछ मैंने आपको बता दिया है, कुछ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे। ठीक है, सो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।